साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण है। अन्ना जी ने देश में कई इतिहास रचने का काम किया है। रालेगान सिद्धि को जिस तरीके से उन्होंने नशा मुक्त बनाया और आज भी 16 साल से वहां पर शराब तो क्या, गुटखा और तंबाकू तक वहां पर नहीं मिलता है। ऐसा सतत नशा मुक्ति का प्रयोग कहीं पर दूसरी जगह नहीं देखा जाता। अन्ना जी ने मिट्टी और पानी रोक करके जो अपने गांव में हरियाली लाई, आज भी वहां पर सूखा पड़ा है, लेकिन रालेगढ़ के अंदर 3 फसल आज भी पैदा साथी होती है। अन्ना जी ने जिस तरीके का स्कूल खोला जिसमें केवल जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन्हें कहीं पर दाखिला नहीं मिलता, उन्हीं बच्चों के लिए विशेष तौर पर स्कूल खोला और उस स्कूल का 100% परीक्षा फल रहता है। ये सब बातें आप जानते हैं। साथियों, देश के अंदर तमाम आंदोलन रोज चलते हैं, लेकिन देश का कोई भी आंदोलनकारी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने राज्य के अंदर साथ साथ कानून बनाने में सफलता हासिल की हो। अन्ना जी ने न केवल 2002 में सूचना का अधिकार लागू करवाया महाराष्ट्र में, बल्कि 2005 के अंदर वो पूरे देश का कानून बना, जिसे आरटीआई कानून के नाम से पूरा देश जानता है, जिसके चलते आज करोड़ों और अरबों रुपए के भ्रष्टाचार लगातार उजागर हुए। साथियों, अन्ना जी का सबसे बड़ा इतिहास तब बना जब आप लोगों ने अन्ना जी के साथ में खड़े होने का फैसला किया और पहली बार किसी आंदोलन के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े। सारे देश में दूसरी आजादी की लड़ाई का ऐलान करते हुए घूम रहे हैं और अन्ना ने यह तय किया कि इस आजादी की, दूसरी आजादी की लड़ाई का ऐलान दिल्ली या बम्बई से नहीं, वो हर उस जगह जाके करेंगे जहां जहां लोगों ने उनके अनशन में साथ देकर देश का माथा ऊंचा किया, इस देश के जनता का माथा ऊंचा किया। क्योंकि जब भ्रष्टाचार नाक से ऊपर चला गया था, तब अन्ना ने भरोसा नहीं किया था लोगों के ऊपर और वो बैठ गए थे अनशन के ऊपर। लेकिन अन्ना का जो भरोसा अन्ना ने नहीं किया, देश में हर जगह लोगों ने खड़े होकर, माताओं ने, बहनों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने, पुरुषों ने, जिसको जहां मौका मिला, यहाँ तक कि बच्चों ने भी, सबने प्रभात फेरी निकाली, अनशन किया, अन्ना का साथ देने का वादा किया। नारा लग गया था, तुम भी अन्ना, मैं भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। इस नारे को लेकर देख करके सरकार घबरा गई थी, क्योंकि उसे लगा कि अन्ना ने जिस भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों को जगा दिया है, अगर अनशन की वजह से अन्ना कहीं हिलडुल भी गए तो देश के लोग राजनीतिक दलों को और सरकारी लोगों को सड़क पे चलने देंगे। इस डर से उन्होंने संसद की बैठक बुलाई और संसद की बैठक बुला करके उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस जन लोकपाल की अन्ना बात कर रहे हैं, उसे हम पास करेंगे। 2 साल बीत गए। भारत की संसद, हमारी आपकी प्रतिनिधि संसद, 120 करोड़ की संसद, उसने अन्ना को धोखा दिया। आज देश में जितनी समस्याएं हैं उसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। सब तंग है। भ्रष्टाचार के साथ महंगाई है। भ्रष्टाचार के बाद एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर पल गई है जिससे किसी का भला नहीं हो रहा है। पिछले 66 साल के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे ऐसे लगने लगा है कि देश प्रगति की ओर नहीं जा रहा है। आंकड़े दिखाए जाते हैं और मेरा मानना है कि जो आंकड़े दिखाए जाते हैं उनका सत्य सिर्फ इतना ही है कि उनको इतना मरोड़ा और तरोड़ा गया है कि वो आपको वो रिजल्ट दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब एक हमारे महान अर्थशास्त्री इस देश के दिखाना चाहते थे कि हमारा देश के अंदर गरीबी की रेखा को पार कर गए बहुत सारे लोग, तो उन्होंने जो यूएनओ का जो एक मापदंड था उसी को कम कर दिया। उन्होंने कहा जिसको 32 रुपए से कम मिलते हैं वो गरीब की रेखा के कम है। तो इसी तरीके से आंकड़े बनाए जाते हैं और उससे आपको भ्रमित किया जाता है, लेकिन जो असलियत है वो आपके सामने है। दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा है ताकि किसी पूंजीवादी के पंप दोबारा से चल सके, क्योंकि वो बंद पड़े पिछले 4-5 साल से।
आपको ऐसी ऐसी नीतियां बताई जाती हैं जो कि जिनका नाम जन कल्याण दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ मुद्दा होता है कि किस तरीके से आपकी जेब का पैसा निकालकर विदेशी बैंकों में अपने नाम से भेजा जाए। आज मैं संतोष जी को एक आंकड़ा दिखा रहा था, किसी ने भेजा था, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आंकड़ों पर जैसे मैंने कहा मैं पूरा विश्वास नहीं करता। उसमें था 70 लाख करोड़, अब पता नहीं कितने जीरो लगते हैं, 70 लाख करोड़ रुपया भारत का बाहर के बैंकों में काले धन के रूप में। तो अगर यही हालत रही तो जितना मेरे ख्याल से धन अंग्रेज 1857 में इस देश को लूट कर नहीं ले गए और उसके बाद तक जब तक वो रहे तब तक लूटते रहे, उससे कई गुना ज्यादा हमारे ही लोगों ने किया है। इस सब के लिए क्या करना है? इस सब के लिए नारे लगाने से, इस सब के लिए टीवी के आगे बैठकर डिबेट करने से, इसके लिए सिर्फ भाषण सुनकर उसके बाद उसको भूल जाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कुछ अपने मन के अंदर निश्चय करना पड़ेगा, कुछ प्रण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। महाकाल मंदिर में विराजमान रहेंगे, देवी देवता मंदिर में विराजमान रहेंगे, हनुमान जी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, सबका पूजा पाठ होगा, कोई आपके भले के नहीं आएगा। अपने भले के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा और इसलिए जरूरी है कि आपको 2-4 चीजें करनी है और मैं बड़े संक्षिप्त स्पष्ट तरीके से आपको बता रहा हूं। पहली चीज, जितना हमको अंग्रेजों ने नहीं बांटा उतना हमारे लोगों ने हमको बांट दिया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे कि हम राजनीति करने वालों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समुदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटने नहीं देंगे, उस दिन मान लीजिए कि आधी जीत आपकी होगी। कर सकेंगे? कर सकेंगे? आवाज मेरे से तेज आवाज आनी चाहिए। कर सकेंगे? एक एनसीसी के बच्चों से पूछिएगा, ये एक गाना गाते हैं एनसीसी का सॉन्ग, हम सब भारतीय हैं, उसके अंदर यही एक भावना है। दूसरी चीज, अपने अंदर एक भावना बैठाइए कि मेरे लिए मेरा देश और मेरे देश का हित सर्वोपरि है। जिस दिन ये आपके मन में भावना बैठ जाएगी, थोड़ी सी और जीत की तरफ आप और अग्रसर हो जाएंगे। और तीसरी चीज बहुत जरूरी, आप ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा और संसद में भेजिए जो आपका, आपके समाज का और देश का हित चाहते हैं, ना कि अपना स्वार्थ चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो मानिए कि हम लोग ऐसे लोगों को उस जगह पर भेज सकते हैं जहां से व्यवस्था परिवर्तन शुरू हो सकता है। क्योंकि जब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का और आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है। गणतंत्र यात्रा पंजाब के जलियांवाला बाग से शुरुआत हो गई और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले में होकर अभी मध्य प्रदेश के 20 जिला आज हो रहे हैं। उद्देश्य एक है कि लोक शिक्षा, लोक जागृति, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन में हमें जो कुछ आगे करना है उसके बारे में लोगों को जगाना है, लोगों को संगठित करना है। वैसे तो ये आंदोलन मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में 7 कानून बन गए। सूचना का अधिकार कानून पहले हमने महाराष्ट्र में बनाया 2002 में, और उसका अनुकरण 2005 में भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया। आज उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। ग्राम सभा का पावर, दफ्तर दिरंगाई, ट्रांसफर का कानून, ये 7 कानून बनाए। उसके बाद जब दिखाई दिया कि देश में ये भ्रष्टाचार ने उग्र स्वरूप धारण किया, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है भ्रष्टाचार के कारण, विकास के काम में जो पैसा लगता है 1 रुपये से 10 पैसा गांव में नहीं जा रहा, तो मैंने जन लोकपाल का आंदोलन हाथ में लिया। जन लोकपाल एक अच्छा ड्राफ्ट बनाया, सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने हमारा ड्राफ्ट ना स्वीकार करते हुए अपना निकम्मा ड्राफ्ट बनाया, और निकम्मा ड्राफ्ट बनाकर वो ड्राफ्ट पर चर्चा शुरू करने के लिए शुरू किया। तो पहले हमारा आंदोलन हो गया जंतर मंतर में कि हमारे पास ड्राफ्ट जो है, कानून बनते हैं संसद में, कानून बनते हैं राज्य के संसद में, दिल्ली के संसद में, लेकिन कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया जाता है वो जनता का सहभाग लेकर बनाना चाहिए। ये है जनतंत्र, ये है लोकतंत्र। ड्राफ्ट भी सरकार ने बनाना और कानून भी सरकार ने बनाना, तो अंग्रेज के हुक्मशाही और हमारे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो मैंने पहले आंदोलन किया जंतर मंतर पर कि जनता का सहभाग लेकर कानून बनाओ। तो हमारा, आप जानते हैं उनका नाम, जो कपिल सिब्बल, वो क्या कहने लगे, बाहर के लोगों को हम क्यों लेना, ड्राफ्ट बनाने के लिए बाहर के लोगों को क्यों लेना? ये आदत पड़े ना 66 साल की, सब सरकार ने करना। तो मैं उनको फिर बताना पड़ा, अरे बाहर के लोगों को बोलते हैं, वो आपके मालिक है ना। 26 जनवरी 1950 में मालिक बन गई जनता, और मालिक ने आप सेवक को भेजा है वहां। आप सेवक है, सब जनता मालिक है, और उनको बाहर के बोलते हैं। तब जाकर थोड़ी लाइट जगी और जॉइंट कमेटी बनाया। 5 सरकार के मंत्री, 5 हमारे लोग, 3 महीना मीटिंग चली। अचानक से पलटी खाई। टॉप मोस्ट लेवल के लोग, आज के जो राष्ट्रपति है ये भी हमारे कमेटी में थे, पी चिदम्बरम, ये सब टॉप मोस्ट के लोग, 5 मंत्री और हमारे 5 लोग। 3 महीना तक चली, और 3 महीना के बाद अचानक से पलटी खाई। नहीं, आपके ड्राफ्ट पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम कैबिनेट के सामने जाएंगे। हम बोले चलो कैबिनेट के सामने जाओ। कैबिनेट के सामने भी वो अपना ही ड्राफ्ट लेकर गए, हमारा ड्राफ्ट नहीं लिया, अपना ड्राफ्ट लेकर गए। स्टैंडिंग कमेटी के पास गए, वहां भी धोखाधड़ी हुई। संसद में लेकर गए, वहां भी धोखाधड़ी हुई। तो मैंने सोचा कि अभी आंदोलन तो करना पड़ेगा फिर से। ये लोग नहीं मान रहे, सब धोखाधड़ी कर रहे हैं 120 करोड़ जनता के साथ। ये जन लोकपाल के लिए कि मेरा कोई लाभ है? मैं तो जनता के लिए करना चाहता हूँ, देश के लिए करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है।
तो इसलिए मैं सोचा कि आंदोलन करना पड़ेगा। तो मैंने सरकार को पत्र लिखा कि आप नहीं मानते हैं, मुझे फिर से आंदोलन करना है, 16 अगस्त को मुझे जगह दिखाओ। सरकार ने जगह नहीं दिखाया 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक जगह नहीं दिखाया और 16 को जानबूझकर सवेरे सवेरे 2 पुलिस की गाड़ी आई, मुझे उठाकर लेकर गई। मैं बोला कि किस लिए मुझे अटक कर रहे भाई, बताओ तो सही। नहीं, आपके आंदोलन से शांतता का भंग होगा। मैं बोला 30 साल से आंदोलन कर रहा, कभी शांतता का भंग नहीं किया हमें, लेकिन अभी होगा। मैं बोला लेकर चलो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जेल में जाना क्या डर है। गए, कोर्ट के सामने खड़ा किया। कोर्ट ने पूछा जमानत देंगे? मैं बोला नहीं दूंगा, कोर्ट में भेजो। तिहाड़ जेल में भेजा और तिहाड़ जेल में जाते ही मुझे 4:30 बजे कैदी का कपड़ा दिया, चादर दिया बिछाने के लिए, और मैं सोचा थोड़ा आराम करेंगे बोल के लेट गया। इतने में पुलिस के फिर ऑफिसर आ गए और कहने लगे आपकी सजा माफ हो गई। अरे आधा एक घंटा हो गया, अचानक से सजा कैसे माफ हो गई? मैं बोला मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर, अभी मुझे रहना है जेल में, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि हमारे डीआईजी साहब के पास चलो। मैं बोला चलो। गए डीआईजी साहब के पास। डीआईजी साहब भी कहने लगे कि आप जेल से बाहर आ गए, अभी फिर से वापस जेल में नहीं जा सकते। अरे मैं बोला आपसे चर्चा करने के लिए बुलाए ना, आप भी वही करें। और फिर मैं उनको बताया कि मैं जब जेल के अंदर नहीं जा सकता तो जेल के बाहर भी नहीं जा सकता, आपके दफ्तर में बैठूंगा इधर ही अनशन के लिए। अगर निकलना है तो मुझे उठाकर गेट के बाहर रख दो, नहीं तो धक्का मार कर निकालो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो उनका थोड़ा प्लान जो किया था वो बिगड़ गया। पी चिदम्बरम उनका प्लान था ये। इसलिए तो मैंने कहा था कि अगर जनलोकपाल बिल आता तो पी चिदम्बरम जेल में होता, जेल में। ऐसे झूठे लोग देश चला रहे, तो बार बार धोखाधड़ी। अभी मैं निकल गया जनता को जगाने के लिए। मुझे विश्वास हो रहा है इतनी भीड़ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इतने भीड़ है लोगों की। मुझे विश्वास हो रहा है कि 120 करोड़ जनता जाग जाएगी, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 6 करोड़, कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं जगाऊंगा। 6 करोड़, और 6 करोड़ लोग अगर जाग जाए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हम करना है। 6 करोड़ लोग जाग जाए तो फिर से एक बार हो सकता है ये दिसंबर जनवरी के लगभग मैं फिर से होगा रामलीला मैदान में और आप होंगे तिरंगा लेकर रास्ते पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।